5 राज्यों का महापोल इस वक्त आप देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में ये एग्जिट पोल किसकी सरकार बनवा रहे हैं। आइए ग्राफिक के जरिए समझते हैं। जो एग्जिट पोल हमारे साथ सामने जुड़ रहे हैं वो ये कि सबसे पहले टाइम्स नाउ का आप सर्वे देख लीजिए। जो एग्जिट पोल सामने आया है पश्चिम बंगाल में 292 सीटों का, जिसमें एक बड़ी पिक्चर निकलकर सामने आई वो ये कि सरकार बनती हुई टीएमसी की दिख रही है। बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लेकिन सत्ता से दूर, और कांग्रेस प्लस के पास 19 और अन्य के पास 0। और इसके साथ ही अब रिपब्लिक टीवी का हम एग्जिट पोल देख लेते हैं, जिसमें टक्कर दोनों ही पार्टियों की, बीजेपी और टीएमसी की, जबरदस्त देखने को मिली। लेकिन यहां पर सरकार बनाने की जो कुव्वत है वो बीजेपी में दिख रही है। बीजेपी के पास 138 से 144 सीटें, वहीं टीएमसी के पास 126 से 136 सीटें आ रही है, वहीं कांग्रेस के पास 6 से 9 सीटें। तो दो हमने आपको वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल्स दिखाए जिसमें दोनों में ही पिक्चर्स अलग अलग है। एक टीएमसी की सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरा रिपब्लिक का एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो कहा जा रहा था लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ से कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, 34 साल का लेफ्ट शासन खत्म करते हुए टीएमसी ने 2 टेन्योर्स पूरे किए। टीएमसी की हैट्रिक एक एग्जिट पोल बता रहा है कि होने वाली है, वहीं दूसरा एग्जिट पोल रिपब्लिक टीवी का बता रहा है कि कोई हैट्रिक नहीं होने जा रही है और इस बार मोदी मैजिक चल सकता है पश्चिम बंगाल में। ये रिपब्लिक टीवी का एग्जिट पोल बता रहा है। चलिए सीधे चलते हैं प्रतीक के पास। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से वापसी करेंगे जब हम तमाम सारे आंकड़ों के विश्लेषण करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो अब नए मेहमान जुड़े, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल से कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। कैलाश जी, कैसे हैं आप? कैलाश जी, आवाज आ रही है आपको? कैलाश जी, आपको आवाज आ रही है? कैलाश विजयवर्गीय जी से बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे जी, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे। लेकिन संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। हमारे साथ कमलिका दासगुप्ता, असिस्टेंट एडिटर, इनपुट न्यूज 18 बांग्ला जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। निश्चित तौर से मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि आपको लगता है कि जो रसगुल्ला है आप ही 2 तारीख को खाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। लेकिन अनुमान आपको लग रहा है सटीक बैठ रहा है आपकी तरफ, संजय जी? जी बिल्कुल, ये अनुमान है और ये स्वाभाविक अनुमान है कि बंगाल की विधानसभा का चुनाव है और बंगाल के लोग अपनी बेटी को वापस चाहते हैं। और जहां तक इस अनुमान के संदर्भ में कुछ कहने की बात हो तो मुझे लगता है कि अभी भी जितना हम सोच रहे हैं उस लेवल तक आपका अनुमान नहीं पहुंचा है। और नेक्स्ट जब 2 तारीख को जब ये रिजल्ट आ जाएंगे तब, और 2 तारीख को जब ये 2 तारीख को जब ये अनुमान वास्तविकता के धरातल पर हम देखेंगे तो कहीं ज्यादा सीट हम लोग लेकर आ रहे हैं। और 200 पार बात कोई और नेता ने कही थी, लेकिन अब तृणमूल 200 पार करेगी और ये बंगाल और देश की जनता देखेगी। जी चलिए, मैं इस बात को जब आकलन हो रहा होगा तो इसमें बीच में लाएंगे। लेकिन कमलिका दासगुप्ता अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो उनका भी स्वागत है। कमलिका, आप मौजूद हैं, बात सुन सकती हैं हमारी? जी जी प्रतीक जी। कमलिका, आपका, क्योंकि आपने पूरा देखा, चुनाव बहुत नजदीक से देखा, बंगाल में ही है, और आपका आकलन क्या बैठता है? ये जो अनुमान है, ये अनुमान कितने सटीक है? ये क्योंकि महापोल हम दिखा रहे हैं, तो इसमें कितना सटीक लगता है आपको कि सरकार बनाते हुए दिख रही है टीएमसी, अभी जो आकलन एक तरह से देखा जाए? देखिए, जो 6 अभी तक जो आए हैं टोटल महापोल जैसे हम लोग दिखा रहे हैं, उसमें ये दिखा रहे हैं कि 4 में तृणमूल आगे है और 2 में बीजेपी भाजपा आगे है। इंटरेस्टिंगली प्रतीक जी, यहाँ पे दोनों जो पक्ष हैं, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही दावे कर रहे हैं कि वो 200 पार करेंगे। तृणमूल कांग्रेस भी 200 पार करेंगे दावे कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखें भाजपा भी दावे कर रहे हैं वो 200 पार करेंगे। हालांकि ये 2 मई में पता चलेगा कि क्या होगा। पर सही में अगर देखा जाए इस बार बंगाल के चुनाव पिछले 15 सालों से जो पत्रकारिता में मैं कवर कर चुकी हूँ, या फिर कोई भी पत्रकार जो बंगाल के चुनाव कवर कर चुका है, वो इस बार का जो चुनाव है वो कुरुक्षेत्र से कम नहीं था।
और उसी कुरुक्षेत्र में जो इश्यूज के ऊपर इस बार वोटिंग किया गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रुझान अभी आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, उसमें सारे रुझान में कांटे का टक्कर ही दिख रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी पार्टी 200 पार कर रहा है, जो दोनों पार्टी दावे कर रहे हैं। तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तृणमूल कांग्रेस में एंटी इनकमेंसी चाहे कोई कितना भी बोल ले, पर ममता बनर्जी एक अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ लोग वोट देंगे ऐसा यहाँ पे लोगों से बात करके नहीं लगता है। हाँ, जरूर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों का कुछ लीडर्स के खिलाफ, कुछ व्यवहार के खिलाफ लोगों का कुछ मनमुटाव है, पर ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी के खिलाफ लोग वोट देंगे, जो 2011 में देखा गया था। मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं, निश्चित तौर से मैं आता हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपकी तरफ मुखातिब हूं। और जब मैं पहली बार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। मैं अब जो आकलन है, जो अनुमान है, उससे क्या लगता है कि मूछ जो है ऊपर होगी और ऊपर होगी? 100% ऊपर होगी, आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ। लेकिन जो अनुमान दिखाई दे रहा है उसमें तो लग रहा है कि कहीं कुछ चूक हो गई है। जैसे जो अनुमान डिफरेंट टीवी चैनल्स के आ रहे हैं और हम जो दिखा रहे हैं उसमें तो जो 6 है उसमें 4 में तो लगता है कि टीएमसी ने बहुत छोटे से मार्जिन से लेकिन सरकार बनाती हुई दिख रही है। वो संभावना बिल्कुल भी नहीं है, उनका अनुमान हो सकता है, पर बंगाल में और अन्य प्रदेशों में अंतर है थोड़ा सा। बंगाल में हिंसा की राजनीति, डर की राजनीति, भय की राजनीति है, तो वहाँ जो मुखर मतदाता वो है जो सरकार को वोट देता है, और ऐसा मतदाता जो विपक्ष को वोट देना चाहता है वो चुप है, क्योंकि डर है, भय है। यदि वो बोलता भी है तो आगे पीछे देखता है, कोई सुन तो नहीं रहा है। और इसलिए इस प्रकार के जो अनुमान है, इस प्रकार के सर्वे, उनको कोई चुनौती नहीं देता, और उनकी एक्यूरेसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। कोई भी करेगा वो। आप तो इतने बंगाल में घूमे, आपने बहुत सारी विधानसभा में जाकर देखा है, और आपने भी महसूस किया होगा कि जो टीएमसी का बंदा वो बड़ा मुखरता से बोलता था, और जो बीजेपी का बंदा वो बड़ा डर डर के बोलता था। ये थोड़ा सा अंतर है। तो मुझे लगता है कि ये अनुमान 2 तारीख को बहुत स्पष्ट हो जाएगा, और मेरा दावा है कि 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बनेगी। ये हम 2 तारीख को फिर एक बार भैया जी आपके साथ मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं निश्चित तौर से आपसे मुलाकात करना चाहता था चुनाव के दरमियान, पर क्योंकि बहुत व्यस्तता आपकी भी थी और जिलों में घूमना था, इसलिए मैं नहीं मिल पाया आपसे। लेकिन मैं इसमें तो मैं दर्शकों तो तमाम सारे लोग जानते ही आपको। आप कई ऐसे प्रभारी रहे चुनाव के जो कि बड़े कठिन, उसमें से आपने चाहे वो हरियाणा से शुरुआत की हो, आप निकाल के लाए हैं, और मेन स्ट्रेटेजिस्ट कहे और पूरे एंकर रोल अदा किया है आपने जहां तक बीजेपी का सवाल है। लेकिन आपको लगता है 2 सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मैं जानना चाहता हूं। एक तो ये कि जो लास्ट के 3 फेज चुनाव के हुए हैं बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं बीजेपी के लिए, और उस पर बहुत सारा दारोमदार है 3 पे, आखिर के 3 पे। उसमें कोविड का रोल क्यों कितना असर दिया है और कितना टर्नआउट जो हुआ है उसमें बीजेपी को हुआ, एक सवाल ये। और दूसरा जिसको आप कह रहे हैं कि वो जो साइलेंट वोटर है, तो यानी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हम सारे लोग ये कह रहे थे कि 11-12 सीट से ज्यादा लोकसभा सीट बीजेपी के पास, 11 मैक्सिमम 12 से ज्यादा नहीं आने वाली, वो 18 पहुंची, तो साइलेंट वोटर ने कमाल किया था। तो वैसा कमाल इस बार भी होने वाला है। ये 2 सवाल है आपसे प्रमुख तौर से, जो लास्ट के 3 फेज हुए उन पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी लोग शंका कर रहे हैं कि लास्ट के 3 फेज में, इसलिए कि पिछली बार लोकसभा में यहाँ पर हमको बहुत कम सीट मिली थी। जो लास्ट की, इसको प्रेसिडेंशियल इलाका कहते हैं हम लोग, इसमें लगभग 108-9 सीट आती है। इसमें थोड़ी सी हमको कम सीट मिली थी, सफलता कम मिली थी लोकसभा में। इसलिए लोगों का अनुमान है कि यहाँ पर टीएमसी को बढ़त मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। लोकसभा के बाद हमने यहाँ पर प्रेसिडेंशियल एरिया में जिस तरीके से हमने मेहनत की, और विशेषकर इस क्षेत्र को मैंने खुद ने देखा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। और आपके तीनों फेज, मैं आपको भैया जी एक फेज के बारे में अगर बताऊं, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, पर 6ठे फेज पे हमने
कंफर्टेबल मेजोरिटी के पास, हम मैजिक नंबर के पास आ गए थे और 7वें में हमने सरकार बना ली और 8वें में हमारी बढ़त है। और इसलिए हमें बिल्कुल शंका नहीं है 1% भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही बंगाल में। बनेगी, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बनेगी और आने वाले समय में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। दूसरा आपने प्रश्न किया कि कोविड का प्रभाव 200 थोड़ा हुआ हाँ, है, थोड़ा हुआ है हाँ, अर्बन एरिया में। बहुत जानना थोड़ा- चाहता हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा हुआ है अर्बन एरिया में, लोग वोट डालने नहीं निकले, ये बात सही है और उसमें हमें थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ है, पर हमें इसका अनुमान था। इसलिए हमारे जी। कार्यकर्ताओं को हमने इस प्रकार लगाया था कि जहाँ हमारा वोटर से वो के घर जाए और उनको निकाल के लाए। तो आपने देखा होगा कि सुबह हमारा जो अर्बन एरिया का वोट प्रतिशत था वो 40 भी क्रॉस नहीं किया था 1 बजे तक, और उसके बाद शाम तक आते आते 60 के आसपास हम पहुंच गए। तो हमने उन सब कार्यकर्ताओं को फील्ड में बैठकर और उनको निकाला, तो हमारा जो प्रतिशत था वो पिछले लोकसभा में जितना था उसके करीब ही पहुंच गया है। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा असर नहीं मैं होगा। आपको ग्रामीण एक बात क्षेत्र के में लिए इसका बिल्कुल साधुवाद असर देना नहीं। चाहूंगा। मैं आपको एक बात का साधुवाद देना चाहता हूं, और जो मेन स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं मैं उनको इस बात के लिए पूरा क्रेडिट देना चाहता हूं कि आप खासतौर से आपको कि आपने इस बात को मान लिया, क्योंकि एक अनुमान है मेरा भी, और वो अनुमान ये कह रहा था कि ये जो आखिरी के 3 फेज हैं इनमें आपको थोड़ा नुकसान हुआ है। अब ये अनुमान मेरा भी है और ये जरूरी नहीं कि अनुमान कहीं सही बैठे, लेकिन आपने भी उस चीज को तस्दीक की कि हाँ वहां पे कुछ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो जो 200 पार का नारा था वहां तक तो नहीं विजय वर्गीय जी, आप तो नहीं पहुंचते ना जी, अब तो नहीं है, वो तो लगता नहीं है ना। उसके आसपास ही रहेंगे। देखिए 200 से 10-15 कम होगी और अगर अंडर करंट चला है तो उसके क्रॉस भी पहुंच जाएंगे, पर एक कंफर्टेबल मेजोरिटी जिसको कहते हैं ना, वहाँ हमेशा नहीं कि हम 150 या 160 आ रहे हैं, नहीं, इसको क्रॉस करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यानी आप उसके आसपास पहुंच जाएंगे, ये आप कहते हैं कि हम 200 के हाँ। आसपास पहुंच जाएंगे, आसपास पहुंच या क्लियर मेजॉरिटी को क्रॉस करेंगे जहां आसपास पहुंचेंगे। नहीं, लेकिन एक मेजॉरिटी चीज तो बार बार लोगों ने कही, और मैं हाँ आप कुछ बोलिए, कह रहे जवाब थे। दूं। आप बोलिए पहले। जी, मैं एक चीज लगातार हम देख रहे थे, क्योंकि चुनाव में मैं 1.5 महीने वहां था और आप तो लंबे समय से वहां रहे, तो एक चीज लगातार देख रहे थे कि बेहद जबरदस्त कॉन्फिडेंस, और लोग कह रहे थे कि साहब ये कॉन्फिडेंस है क्यों, कैसे दिख रहा है, क्योंकि साइलेंट वोटर के बिहाफ पे सिर्फ इतना आ जाए, क्योंकि आप चाहे जितने सर्वे करा लीजिए, आप चाहे जितने घरों तक घुस जाइए, लेकिन आप ये कॉन्फिडेंस तो नहीं ला सकते ना कि नहीं साहब हम 200 के क्रॉस कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस का क्या स्थिति क्यों थी, ये मैं जानना चाहता हूं। आपको लग रहा था कि ममता बनर्जी की सॉइल कहीं पे, जमीन कहीं पे, क्योंकि आप मेन स्ट्रेटेजिस्ट से मैं जानना चाहता हूं कहां कमजोर थी आपको लग रहा था, और किस जगह आप उस पर टारगेट कर रहे थे। ये सवाल मैं निश्चित तौर से आपसे पूछना चाहता था, अब मैं जानना चाहता हूं, आखिर चुनाव खत्म हो चुके हैं। आप देखिए, मोदी जी के नेतृत्व का एक तो जबरदस्त प्रभाव है पश्चिम बंगाल के अंदर। जब केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के बारे में लोग कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैं बताऊं कि 80 लाख गैस के चूल्हे उज्ज्वला योजना के माध्यम से पश्चिम बंगाल के घर घर में गए। किसी को एक नया पैसा देना नहीं पड़ा, उसके घर में फ्री में गैस का चूल्हा पहुंच गया गरीब व्यक्ति के यहाँ। यदि वही व्यक्ति राज्य सरकार की किसी योजनाओं का लाभ लेता है, जैसे चावल भेजे मोदी जी ने, वो राज्य सरकार की पीडीएफ एजेंसी के माध्यम से पहुंचना थे, तो वो चावल आधे मिले उनको, आधे मिले ही नहीं। तो इसलिए एक नारा लगा था, आपने सुना होगा, चाल चोर सरकार और नहीं दरकार। तो राज्य सरकार की किसी भी योजना में अगर उनको लाभ प्राप्त करना हो तो सिंडिकेट या टोलाबाज लोग सामने आते हैं और वो उनका कमीशन देते हैं। पर केंद्र सरकार की कोई भी योजना, तो उसका लाभ उनको सीधा मिलता है। एक दोनों सरकार को कंपैरिजन करने का लोगों को मौका मिला। 80 लाख घरों में उज्ज्वला योजना का गैस का चूल्हा पहुंचा। आप कल्पना कर सकते हैं 80 लाख कितनी बड़ी संख्या होती है, और वहां पर उनको एक नया पैसा नहीं लगा। वे सब माताएं जो आज गैस के चूल्हे में भोजन बनाती है, वो मोदी जी को धन्यवाद देती है कि हमको निःशुल्क गैस का चूल्हा मिला। फिर कोविड के दौरान सीधे 500 रुपये उनके खाते में गए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। एक नया पैसा उनको कहीं टोलाबाजी के लिए लेना पड़ा। मुझे लगता है केंद्र से पैसा आता, सीधा हमारे खाते में पहुंच जाता, पूरा पहुंचता, 100% पहुंचता। और राज्य सरकार की किसी भी योजना को उनको लाभ लेना हो तो बीच में सिंडिकेट आते हैं। तो लोगों को एक मोदी जी की योजना और ममता जी की योजना में फर्क ये दिखा कि यहाँ पर टोलाबाज लोग रहते हैं, यहाँ पर सिंडिकेट लोग रहते हैं। और हमारे नड्डा जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द बोला कि रिटेल करप्शन, रिटेल भ्रष्टाचार जो था, जिससे नीचे के लोग बहुत परेशान थे, उनका
ममता जी के खिलाफ बहुत जबरदस्त गुस्सा था और उस गुस्से का अंदाज हमें हो गया था। हमें लगा कि हमें अच्छा प्रशासन, लेकिन एक चीज रही, लेकिन साहब एक चीज रही, बड़ा भाषा की मर्यादाएं तोड़ी गई, दोनों तरफ से टूटी बहुत ज्यादा। ये चुनाव तो आप मानते हैं इस बात को, मर्यादाएं बहुत टूटी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चुनाव लगता तो कि नहीं हमारे किसी सीनियर लीडर ने कभी मर्यादा लांघी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे हमारी स्मृति दीदी हो, जितने भी हमारे, चाहे योगी जी हो, जितने भी लोग आए, सबने बड़ी मर्यादित भाषण दिए और कहीं पर भी कोई मर्यादा लांघने का काम नहीं किया। ये बात सही है कि दीदी ने, ममता जी कहती है, ममता जी कह रही थी ना, ममता जी ने कहा, विजय वर्गीय जी, ममता जी ने कहा ना, दीदी 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 क्या करते, दीदी 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 क्या होता है, तो ये उन्होंने कहा। दीदी तो बड़ा सम्मान कि उस तरह से जैसे बोला जाए तो वो जैसे नहीं बोला गया। प्रधानमंत्री जी ने दीदी बोला, उन्होंने बार बार दीदी बोला। दीदी ने ये भी कहा कि दीदी, यदि आपको हमला ही करना है तो मुझ पे कर दो, और इन गरीबों पे मत करो, इन किसानों पे मत करो। उन्होंने तो हमेशा दीदी का सम्मान। व्हील चेयर पे आपने मजाक बना दिया, व्हील चेयर पे मजाक बना दिया। अब इसीलिए लोग हंसते थे कि दीदी उनको दुशासन कहती थी और वो दीदी का सम्मान पूर्वक आदर करते थे। तो थोड़ा सा लोगों को लगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कितने सम्मान से बोलते और एक तरफ दीदी किस प्रकार बात कर रही है, तो लोगों को थोड़ा लगता तो है कि दीदी की भूमिका क्या है और प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है। लास्ट एक सवाल का जवाब दे दीजिए जनाब, एक लास्ट सवाल का एक जवाब दे दीजिए कि ये चुनाव मोदी जी वर्सेस ममता रहा या नहीं? नहीं, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ममता जी था। मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे और मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों को विश्वास है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं साहब, बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत शुभकामनाएं विजय वर्गीय जी, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत लंबे समय से आप पश्चिम बंगाल में हैं, बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं। और आगे मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ चरण सिंह सापरा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संजय शर्मा जी लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ गौरव भाटिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आएंगे। सापरा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। बहुत सारी समस्याएं हैं देश में इस वक्त, हम सब जानते हैं, हम सब इससे भली बात परिचित हैं, लेकिन इस बीच में चुनाव के एक आकलन, एक अनुमान पर बातचीत कर रहे हैं। आपके लिए कुछ इस पूरे आकलन में खुश होने के लिए कोई चीज, कोई लाइन दिख रही है जिस पे आप कह सके कि नहीं, हमें खुशी है इस बात की? देखिए प्रतीक जी, यूं तो एग्जिट पोल के अंदर मैं बहुत विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। और जहां तक आप अभी कैलाश विजयवर्गीय जी से बात कर रहे थे, आपने एक बात कही कि मूंछें किसकी ऊपर रहेंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि मूंछें कैलाश विजयवर्गीय की ऊंची हो या मेरी ऊंची हो, लेकिन देश की मूंछें ऊंची होनी चाहिए। आज देश में परिस्थिति क्या है, ये आप महापोल दिखा रहे हैं, लेकिन महापोल किस पे होनी चाहिए कि ये कोरोना की सुनामी, ये किसकी नाकामी है, ये किसकी नाकामी है, इस पे महापोल होना चाहिए। लेकिन सुनामी के समय में भी, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुनामी के समय भी इस देश ने विदेश से कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है जब हमको ऑक्सीजन और इंजेक्शन विदेश से मंगाने पड़ रहे हैं। एक मजबूत भारत को मजबूर भारत इस सरकार ने बना दिया है। आज जो लोग कोरोना को भगाने के लिए कहते थे दिए जलाओ, दिए जलाने से हमने शुरुआत की, आज हम लाशें जला रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर चर्चा तो कोरोना की नाकामी पे होनी चाहिए, महापोल कोरोना की नाकामी पे होनी चाहिए। लेकिन आप इन आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इसमें पॉजिटिवली भाग लेना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात। मैं आपकी बात से 100% 100 से ऊपर कोई आंकड़ा होता हो, अगर 1000, तो मैं 1000% आपकी बात से सहमत हूं सापरा साहब। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे बातों पे करने पे केंद्रित। अगर मैं बात कहूं, मैं 5:45 पे बैठता हूं, तो 5:45 बजे पे बैठा था और पहला वाक्य और पहला सेंटेंस अगर मैंने बोला था तो वो यही बोला था। और ये मैंने कहा था कि मैं चर्चा को बीच बीच में लाना चाहूंगा। जहां 3500 से ज्यादा मौतें हो रही हो, उसमें आप कौन सी चर्चा करेंगे, कौन से चुनाव और कौन सी भागीदारी और कौन सी मूंछ, किस पर बात करें? ये बात सच है आपकी, मैं इस बात से सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं। हम कितने मजबूत थे, हमने कितनी तैयारियां की थी और हम कितनी योजना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाते रहे।
याद रखिएगा छापरा साहब, हमने अपने बचपन के किताब सबसे बड़े दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ बने हुए उनका एक बार से फिर से हम तारुफ करा देते हैं जल्दी से। हमारे साथ चरण सिंह छापरा साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। कमलिका दास गुप्ता कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगी, जो कि असिस्टेंट एडिटर है न्यूज 18 बांग्ला की, कोलकाता से जुड़ेंगे। और गौरव भाटिया हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, और संजय शर्मा टीएमसी का पक्ष रखने के लिए लगातार हमारे साथ मौजूद है। कमलिका ने एक बात अभी कही थी, हमारे साथ जुड़ जाएंगी तो मैं उस बात को आगे बढ़ा दूंगा, कि पूरे चुनाव में एक बात देखने को मिली, और जिस तरफ ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं, अगर बंगाल की बात करें टीएमसी की तरफ आंकड़े को देखें तो ये आकलन अगर है सिर्फ तो, और ये अनुमान है तो सिर्फ कि ममता बनर्जी को लेकर लोग नाराज नहीं थे, और ये बात साफ तौर से दिख रही थी। ममता बनर्जी की खास तौर से सवाल जहां तक है, टीएमसी को लेकर लोगों ने बात जरूर कही, भाईपो को लेकर बात हो रही थी, उससे उनको शुरुआती चीजों को झटका था, और टीएमसी की कल्चर को लेकर बात थी, हिंसा को लेकर बात थी, लेकिन व्यक्तिगत तौर से ममता बनर्जी को लेकर कोई हमला नहीं हो पा रहा। कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता अगर होंगे मौजूद तो मैं उनसे ये बात रखूंगा सामने, लेकिन छापरा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। देन वेलकम टू संजय शर्मा। छापरा साहब, देखिए, मैं यही कहना चाहता था कि देश के अंदर इतना बड़ा मुद्दा कोरोना का चल रहा है, आज कहीं पर दवाई नहीं है, कहीं पर बेड नहीं है, टेस्ट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे समय के अंदर जब हमें ये सारा कंसंट्रेशन उस पर रखना चाहिए था कि कोरोना को किस तरह से, कोरोना से हमको लड़ना है। यानी इस चुनाव के अंदर भी अगर आपने देखा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सिलेबस के अंदर हिंदू मुस्लिम था, लेकिन ऐन वक्त पर कोरोना, हॉस्पिटल, रेमडेसिविर, इंजेक्शन, ये तमाम सारी चीजें आ गई अचानक। ये आखिरी के जो 4-5 फेज थे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कोरोना जो है हमारे दरवाजे पर दस्तक तो पहले से दे रहा था, दिसंबर जनवरी से सेकंड फेज की दस्तक आ रही थी। तो क्यों इसको नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी सरकार ने नजरअंदाज किया? क्यों इसको इलेक्शन कमीशन ने नजरअंदाज किया? अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम सारी कोर्ट ने भी यही कहा है कि ये जो चुनाव हुए हैं ये एक सुनामी बन करके ये कोरोना जो है ये उभरेगा। तो ऐसे वातावरण के अंदर इस देश की जनता को ये सरकार, क्या इसकी कोई जवाबदारी नहीं थी? आप तो बड़ी बड़ी बात करते थे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते थे, और आज आप ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये तमाम सारे विषय देश के लिए बहुत जरूरी है। छापरा साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। मैंने तो कहा कि 100 का आंकड़ा नहीं, 1000 का आंकड़ा हो तो उस पर उतने ही आंकड़ों पे मैं सहमत हूं। लेकिन लोगों ने कहा कि क्योंकि चुनाव में कांग्रेस के पास कुछ पाने के लिए था ही नहीं, या कुछ है ही नहीं जो अनुमान लगा रहे हैं आप, इसलिए ये बात है। और दूसरी बात उन्होंने कही, तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, और जब कुछ था ही नहीं तो आपने भी मुद्दा उसी तरफ मोड़ दिया। जैसे आपको बहुत ज्यादा चिंता थी तो महाराष्ट्र में कुछ हुआ ही नहीं और राजस्थान में कुछ हुआ ही नहीं, लोगों ने ये भी तर्क दिया आपको। छापरा साहब, जैसे बात आपने कही वैसे लोग भी ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारा लगाती थी कि दल से बड़ा देश, लेकिन आज ये सारे सिनारियों को देखते हुए वो नारा उल्टा हो गया है। देश से बड़ा दल हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसी तरह से ये सारा कार्यभार चला है। आज आप देख रहे हैं कि लोग रास्ते पर पड़े हुए, रास्ते पर ऑक्सीजन के बाटले मंगा रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन लेकर के बैठे हुए हैं, कोई रास्ते पर बिलख करके मर रहा है, लाशें जलाने के लिए हमारे पास में जगह नहीं है, शवागृह से लेकर के श्मशान तक कतार ही कतार लगी हुई है, हॉस्पिटल के बाहर कतार लगी हुई है एडमिशन के लिए। उत्तर प्रदेश देखेंगे तो सीएमओ के ऑफिस के बाहर महिलाएं रो रही है कि सीएमओ हमें चिट्ठी देगा तो हमारे पेशेंट को अंदर आने मिलेगा। साहब, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, छापरा साहब बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं आप। छापरा साहब बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। मैंने आपसे फिर कहा, मैं फिर तीसरी बार दोहरा देता हूं कि अगर 1 से 100 की जगह 1 से 1000 हो और 1000 का आंकड़ा गिना जाए तो मैं ये कहने को तैयार हूं कि आप गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि घर में एक आईना जरूर रखना चाहिए, जो चलते बैठते कहीं अपनी तस्वीर, अपनी सूरत भी दिखती रहे। तो बस यही बात थी, और कोई बात नहीं थी। छापरा साहब, कौन से आईने की बात बिल्कुल करते हैं? उत्तर तो पूछेगी जनता।
नहीं, मैं उत्तर देता हूं। नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करता। मैं तो पूछ नहीं, अगर आप बहस इस पर करना चाहते हैं सापरा साहब, अगर आप बहस इसी पे करना चाहते हैं कि हम कितना, सापरा साहब आप सुन लीजिए। अरे आईना सुनिए सापरा साहब प्लीज, सापरा साहब क्लियर करता हूं मैं आपके ऊपर। सापरा साहब, मैं पूरा प्रोग्राम खत्म कर दूंगा। सापरा साहब 8:40, सापरा साहब 8:00, सापरा प्लीज लिसन, सापरा साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। सापरा साहब नो प्लीज लिसन मी, सापरा साहब नो प्लीज लिसन, सापरा साहब नो प्लीज लिसन। 8:40 है, मैं 20 मिनट आपको दे दूंगा प्रोग्राम में, आप ही को सुनूंगा सिर्फ। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात का, मैं प्रोग्राम खत्म कर दूंगा, इतना अख्तियार मैं रखता हूं, मैं ऑन एयर मैं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, सोल्यूशन दीजिएगा मुझे सापरा साहब, सोल्यूशन दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मोदी जी ने ये नहीं किया और कौन नहीं, तो अगर सोल्यूशन दे रहे होते तो महाराष्ट्र की स्थिति ये क्यों होती? हाँ, तो इसी पे आ रहा हूं। राजस्थान की स्थिति क्यों होती? तो ये राजनीति हो जाएगी, ये राजनीति हो जाएगी। मैं कोमेलका की तरफ मैं आऊंगा आपसे। हमारे पास बहुत टाइम है, हम आपसे डिस्कस करेंगे सापरा साहब, वी विल डिस्कस। आप बहुत भले स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, मैं जानता हूं आपको, मैं बिल्कुल धैर्य के साथ कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सुनूंगा सापरा साहब, सुनूंगा। आप सुनने की स्थिति नहीं, अगर आप करके दिखा देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सापरा साहब। महाराष्ट्र में हो जाएगा, आप मुंबई में रहते हैं, हम दोनों लोग जानते हैं एक दूसरे को, अगर करके दिखा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं यही जानना चाहता हूं। कमल का मैं आपको मौजूद है, एक सेंटेंस आप बोल रही थी, मैं कमल का आपके पास आना चाहता हूं, असिस्टेंट एडिटर हैं, कोलकाता से जुड़ रही हैं। आपने कहा कि ममता से लोग नाराज नहीं दिखाई दे रहे थे, और टीएमसी से तो बात हो सकती है, लेकिन ममता से नाराज नहीं थे, तो क्या वो जो स्लाइटली एज दिखाई दे रही है जो अनुमानों में, वो उसी का फायदा ममता को मिलता हुआ दिख रहा है? कमलिका दास गुप्ता। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ममता इज अ स्ट्रीट फाइटर जैसे वो कहती है, और बंगाल की जनता ये देख के आई है कि ममता ने हार नहीं मानी है। मतलब हमने देखा है कि 2009 में जब वाम मोर्चा खराब हाल किया था और ममता बनर्जी अच्छी की थी लोकसभा चुनाव में, ऐसा ही हुआ था। जैसे 2019 में 18 सीट मिला था बीजेपी को, और उसके बाद में बीजेपी को ये लगने लगा कि बीजेपी बंगाल दखल कर सकता है। वैसा ही 2009 में तृणमूल ने अच्छा किया था और वाम मोर्चा ने खराब किया था, और उसके बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने लड़ाई ही छोड़ दिया, जिसके वजह से 2011 में जब ऐसे वोट हो गए थे तब हमारे पास ये आंकड़े क्लियर था कि ममता की सरकार बन रही है। पर 2019 में जब ममता बनर्जी उतना अच्छा फल नहीं किया, 18 सीट बीजेपी को मिल गया, उसके बाद में भी ममता बनर्जी आज के डेट तक जिस तरीके से उन्होंने हर बॉल को खेला है, हर चीज को उन्होंने एकदम जिसको बोलते हैं एकदम जिद से लड़ाई की है, वो जरूर वो उसको आगे एज में रख सकता है। पर प्रतीक जी इस बार आपका कहना कि हाँ एज जो है, पर एक बार इस बार की जो चुनाव है ना, इस बार की चुनाव में जो फैक्टर्स हैं वो बंगाल का भी देखा नहीं। इस बार में ध्रुवीकरण मतलब पोलराइजेशन एक बहुत बड़ी फैक्टर है। पोलराइजेशन कितने सीट्स के ऊपर असर डालता है, इसका जवाब 2 मई को मिलेगा। अगर कम मिलता है तो वो तृणमूल के लिए एज है, क्योंकि तृणमूल ज्यादा पोलराइजेशन में खेला नहीं, बीजेपी ने ज्यादा पोलराइजेशन में खेला। 2 बात यह है कि बंगाली वर्सेस बाहरी का जो लड़ाई है वो जैसे महाराष्ट्र में अस्मिता, मराठी अस्मिता होता है, वैसे ममता ने यहाँ पे ये जगाई है कि बंगाली अस्मिता, बांग्ला जॉय बांग्ला वाज हर स्लोगन, एंड उसके साथ ही साथ बांग्ला अपना लड़की को चाहती है। जो लोग आ रही है वो बाहरी है, हम यहाँ का है। तो ये बांग्ला वर्सेस बाहरी लड़ाई का जो नैरेटिव है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें ममता को एज मिल सकता है। पर लेकिन इसका पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस क्या होते हैं, ये ऑफ कोर्स कमल का इसका रिप्रिकॉशंस क्या होते हैं, और महाराष्ट्र में भी देखने को मिले, उसकी राजनीति में पहले आए, फिर सोशल सिनेरियो में वो फिर बाद में देखने को मिले, और उसके रिप्रिकॉशंस अभी तक दूर तक दिखते हैं। ये हम सब जानते हैं, सापरा साहब भी इस बात से भली बात परिचित है, पूरा देश भी जानता है। तो बंगाल में नहीं था, पॉलिटिक्स में अब इसके इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार, और वो सोसाइटी में कहां तक ईश्वर करे ना हो, ऐसा ऊपर वाला करे ना दिखे, लेकिन ये एक एनालिसिस है और वो भी बहुत घातक है जो देख रहे हैं लोग। लेकिन संजय जी आपके पास आते हैं, अभी तो फिलहाल जो आंकड़े हैं
आपकी जो मुस्कुराहट थी उस पर दिख रही थी मुझे। लेकिन एक कमलिका का एक एनालिसिस थी कि जो पिछली कभी बंगाल ने नहीं देखा वो इस बार देखने को मिला, और पोलराइजेशन से शुरू हुआ, फिर बंगाली वर्सेस बाहरी हुआ, और उसके बाद वो चीजें जो सामने दिखी उससे कहीं ना कहीं अभी एक छोटा सा एक एज आपको दिख रही है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, 2 तारीख को ही परिणाम है। जी संजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा प्रतीक जी, कैलाश विजयवर्गीय जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और उन्होंने कहा कि बंगाल में भय का माहौल है, डर का माहौल है। और इन चुनाव में मैंने एक चीज और देखी, आपके भैया जी कहीं के एपिसोड बंगाल के बहुत सारे जिलों में हुए और उन एपिसोड्स के माध्यम से बंगाल और देश की जनता ने देखा कि भाजपा का कार्यकर्ता भी तृणमूल के कार्यकर्ताओं की तरह नारे लगा रहा था, उत्साह से भरपूर था, लवरेज था और कोई डर का माहौल नहीं था। तो ये जो ऑनलाइन हमने देखा और दुनिया ने देखा कि डर का माहौल नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय आज फिर चैनल में आके ये चुनाव जीवी लोग बंगाल के बारे में झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। इनको नहीं पता कि अब चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाले 2 मई को जब नतीजे निकलेंगे तो बंगाल की जनता ने इनको जो जवाब देना है वो डिब्बे में पैक कर दिया है। जहां तक तृणमूल कांग्रेस और जहां तक दीदी ममता बनर्जी की बात है, हमने मां माटी मानुस की बात की है। और ये जो बाहरी वाली बात है, बहिरागत वाला जो इशू है, इसमें मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, बंगाल की 10 करोड़ जनता, बंगाल की एक छत्र राज करने वाली जनता है, वो बंगाल के सारे लोग हम एक हैं। बाहरी का मतलब ये नहीं, बंगाल में सभी जाति धर्मों वर्गों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग एक हैं, एक साथ मिलकर बंगाल की तरक्की के लिए काम करते हैं। ये 10 करोड़ लोगों ने एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीतियों को निस्तराबूत करने का जनादेश ऑलरेडी दे दिया है, जो 2 तारीख को निकलेगा। और ये जो बात जी संजय जी, मैं आता हूं जी सप्रा जो जी सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए संजय जी, सेंटेंस कंप्लीट। हाँ, इन चुनाव में जो चीज निखर कर सामने आई है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में यह सारी की सारी सेना, इनके दर्जनों भर केंद्रीय मंत्री, इनके लगभग 200 एमपी, ये सब बंगाल में आ गए थे एक महिला को हराने के लिए। कितनी कटुक्तियां की गई, लेकिन दीदी ममता बनर्जी, जिनमें हम रूप देखते हैं, ये सवाल संजय जी, ये सवाल संजय जी ये सवाल तो पूछ सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि चुनाव लड़े जाते हैं जब, तो रणनीति बनाने का और उनको हर तरह से जीतने का एक रणनीति बनती है और एक योजना बनती है, एक स्ट्रेटजी बनती है। आपने भी तो एक बड़े स्ट्रेटजिस्ट को अपने लिए रखा था, अपने को पास लेके आए थे, उनका भी वक्तव्य याद होगा, बीच चुनाव में ही उन्होंने बोल दिया कि मोदी जी आपको याद होगा, मालूम होगा सर। तो तमाम सारी चीजें हैं जी तो वो प्रशांत जी का तो ऑफकोर्स तमाम सारी स्ट्रेटजी होती है और काफी पैसा खर्च करके जी संजय जी तमाम पैसा खर्च करके स्ट्रेटजिस्ट लाए जाते हैं, रखे जाते हैं। और तो ये कहना कि बीजेपी इतने लोगों को लाई, क्यों, उसको फाइट करना था। वो 3 थे पिछले विधानसभा में, और अगर वो 115 भी दिखते हैं, 100 भी दिखते हैं, हालांकि चुनाव लड़े जाते हैं जीतने के लिए, लेकिन 3 से 115 दिखते हैं, तो इसमें कोई, हालांकि डिफेंड करने के लिए जी, तो वो कोई गलत नहीं। लेकिन मैं सापरा साहब, आप इफ यू कैन गिव मी 2 मिनट्स देन आई कैन कम यू, मैं आपके पास आ जाऊं। लेकिन प्रतीक जी, मैं एक चीज ये कंप्लीट जी, आप कुछ संजय जी पूरा कंप्लीट कर। हाँ, बंगाली में हम लोग एक कहावत बोलते हैं, ठोका ले बुद्धि पावा जाए। मतलब कोई आपको ठग लेता है तो आपको बुद्धि आ जाती है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो चेंज हो गया है। हमने देखा कि बिहार को इन लोगों ने ठग लिया है और बिहार के लोग जो ठगे गए उनसे बंगाल की जनता ने सबक ले ली और इनकी इतनी बड़ी जो सेना थी उनके खिलाफ जनादेश दिया है। बिहार की जनता से बंगाल की जनता ने सबक ले लिया। शाहनवाज साहब बिहार से आते हैं, शाहनवाज साहब मंत्री भी हैं, वहां से आप जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है शाहनवाज साहब। लेकिन मैंने यही कहा कि आप डिफेंड करने के लिए तो ये है कि 3 से 115 तो दिखा रहे हैं, तो और चुनाव जीतने के लिए तो आदमी अपने सारी स्ट्रेटजी बनाता है, वो स्ट्रेटजिस्ट लेके भी आते हैं। तो आपका रिएक्शन आ जाए, उसके बाद में सापरा साहब के पास जाए। सापरा साहब कह रहे थे ये वक्त जो है तमाम सारी चीजें जब लोग खो रहे हैं, तमाम सारे लोग जा रहे हैं, परिजन अपने खो रहे हैं और परिवार में, देश में शोक की एक बात है, तो ऐसे में इन सारी चीजों पे चर्चा जो है व्यर्थ है। वो उनका एक पक्ष है, रखने के लिए वो स्वतंत्र है। शाहनवाज साहब जी,
मैं देख रहा था भैया जी आपका प्रोग्राम, तो मैं जब थोड़ा भी फ्री रहता हूं तो ज़रूर देखता हूं। और हमारे मित्र सप्रा साहब जी से जो आपकी बातचीत हो रही थी वो मैं सुन रहा था। चुनाव हुए हैं, जी चुनाव में केरल में मैंने भी कैंपेन किया है, आसाम में भी किया है, बंगाल में भी किया है, और उन सब जगह कांग्रेस के लोगों ने भी कैंपेन किया है। राहुल जी की एक रैली जो वहाँ पे सिलीगुड़ी में जिस दिन थी, मैं भी उस दिन उसी इलाके में था। जी जी उसके बाद उनकी तबीयत नासाज जी। हो रही थी, उन्होंने कैंसिल कर दी। लेकिन अगर आपने टीवी डिबेट पे बुलाया है, कैलाश जी आए थे, फिर बाद में हमसे कहा गया कि बीजेपी नहीं है, और बीजेपी के मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ पार्टी का, तो इस नाते मुझे लगा कि मैं बिल्कुल बिल्कुल, आ कोई बुरा जाऊँ। नहीं। और ये सही है कि कोरोना काल में कोरोना पे तो चर्चा किया। हो रही है, लेकिन आपने अगर एग्जिट पोल पे चर्चा की है, जिस विषय के लिए बुलाया है, मैं उसी विषय पे रहता हूँ। कोरोना पे जो लोग हताहत हैं उसका दुख हमको भी है, आपको है, सबको होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ ये एग्जिट पोल है, हम 3 थे, हमें आप जो दिखा रहे हैं हम इससे आगे जाने वाले हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम 200 के आसपास रहेंगे। बंगाल के लोग जब परिवर्तन के लिए वोट देते हैं तो पूरा देते हैं। तो बंगाल में 10 साल दीदी को मौका दिया, दीदी के साथ भी मैंने बहुत कैंपेन किया है जब वो बीजेपी के साथ थी, तो इसलिए हम शाहनवाज जी, एग्जिट पोल में जो शाहनवाज जी, आया उससे ज्यादा एक जीते। जो जादुई आंकड़ा कह रहे हैं शाहनवाज जी आपको एक आपकी टिप्पणी मैं ले लूंगा। एक जादुई आंकड़े जिसके लिए बात हो रही है और जिसके लिए सारी माथापच्ची है, सारे हर तरह से, तो वो जादुई आंकड़ा लेके प्रीति रघुनंदन आ रही हैं। उसके बाद आपका रिएक्शन लेते हैं। प्रीति जी प्रतीक, और महा एग्जिट पोल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महापोल का मैजिक फिगर आ गया है। बंगाल में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन बंगाल में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। महापोल के मैजिक फिगर में बीजेपी बहुमत के काफी नजदीक पहुंच गई है। महापोल में बंगाल का जादुई आंकड़ा आया है। महापोल में बंगाल में बीजेपी को 137 सीट मिली है। महापोल में बंगाल में टीएमसी को 140 सीटें मिली है, और महापोल में बंगाल में लेफ्ट प्लस को 15 सीट मिली है। महापोल में बंगाल में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी ने जबरदस्त चुनौती दी है टीएमसी को। तो एक बार फिर से ये जो महा एग्जिट पोल का सबसे बड़ा मैजिक फिगर सामने आ रहा है वो ये कि इस फिगर के मुताबिक बंगाल में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन बंगाल में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। प्रतीक जी शुक्रिया। सापरा साहब बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं। सापरा साहब बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपके पास आने की। मैंने बोला है आपसे, आप मित्र भी हैं, आज थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा इतना कर लीजिएगा, बेयर कर लीजिएगा। शाहनवाज साहब पहला रिएक्शन आपका, एंड देन टीएमसी, एंड देन सापरा साहब आपके पास। जी शाहनवाज साहब। देखिए, अब तो चुनाव के नतीजे ही आने हैं, ये एग्जिट पोल है, और ये सही है कि आप हमें 140 के करीब किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिख रही है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिख रही है। लेकिन ये बंगाल में तो लोग जवाब देने में भी घबराते थे साहब। वहां तो लोग कान में कहते थे